वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं, चैनल में खुशामदीद। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पढ़ा रहा था, जिसमें हमने प्रोमिसरी नोट को पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि सेक्शन 4 था। आज हम कवर करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि सेक्शन नंबर 5 है। देख लिया आपने डेफिनेशन क्या है। चलिए अब इसे देहाती भाषा में, आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ क्या कह रही है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कह रही है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 में है, जो कि क्या कह रहा है, ड्रॉअर यानी कि ऐसा इंसान जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ लेते हैं पहले, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि ऐसा कोई कागज़ का टुकड़ा जिस पे आपने 100 एंड 100 कंडीशन लिख दी हो और उन कंडीशन से किसी के राइट्स और किसी की लाइबिलिटी डिसाइड हो रही हो, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब आप बोलोगे सर पिछली बार भी तो आपने यही बताया था प्रोमिसरी नोट में, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या हुआ, बताता हूँ अभी, पहले ध्यान से सुनिए जो बताया मैंने, ठीक है। तो जो जिसने वो बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको बोलेंगे ड्रॉअर। मेकर भी बोल सकते हैं। मेकर किस में था, प्रोमिसरी नोट में, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में अलग लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे मेकर से। हालांकि मेकर बोलते हैं प्रोमिसरी नोट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में आप बोलेंगे ड्रॉअर, ठीक है। तो मेकर और ड्रॉअर, लास्ट में ER आ रहा है, इसके भी ER आ रहा है, इससे सिमिलर करके आप याद रख सकते हैं। बनाने वाला, देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है बनाने वाला, ठीक है। ड्रॉई का मतलब होता है कि जिसने वो बनाया है और बनाने के बाद उसका पैसा कौन देगा, उसको ड्रॉई बोलते हैं। बैंक भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। देखिए लास्ट में मैंने कस्टमर लिखा है, मतलब कोई आदमी भी हो सकता है या फिर बैंक भी हो सकती है। किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में। जो पैसा अदा करेगी, किसका पैसा अदा करेगी, ड्रॉअर का पैसा अदा करेगी, जो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। समझ में आ गई है बात। चलिए आगे चलेंगे। अब वो पैसा मिलने किसको वाला है, कोई आदमी हो सकता है, और उस आदमी को हम लीगल टर्म में यानी कि आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टर्म में क्या बोलेंगे, पेई। देखिए लिखा हुआ भी है पेई। पेई के आगे मैंने हिंदी में भी लिखा है आपको समझाने के लिए, जिसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ड्रॉअर, जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। द सेकंड वन इज़ ड्रॉई, जिसको आदेश दिया जाता है, यानी कि ये ड्रॉअर आदेश देता है उस शख्स को जिसके पास इसका पैसा रखा हुआ है कि भाई आप फ़ला एंड फ़ला इस बिल के अकॉर्डिंग इतना पैसा अदा कर देना जितना उस पर लिखा है, 100 एंड 100, ठीक है। और पेई, जिसको वो पैसा मिलने वाला है। समझ में आ गई है बात। चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या कोई भी कागज़ का टुकड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, नहीं, उस पर कुछ कंडीशन होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज पर, यानी कि कागज़ के टुकड़े पर जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। पहला तो 3 पार्टी होनी चाहिए, 2 नहीं। अगर 2 पार्टी हुई तो प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में चला जाएगा, और 3 हुई तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में गिरेगा, ठीक है। आगे चलेंगे अब हम। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए उस कागज़ के टुकड़े पर, यानी कि आपकी, मैं देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज ही बोलूँगा मैं बार बार, कागज़ का टुकड़ा नहीं बोलने का, वो समझा दे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं बार बार। यानी कि ऐसे कागज़ का टुकड़ा फेर बदर करना, लेन देन करना, एक्सचेंज करना, जिस पे हमने 100 एंड 100 कंडीशन लिख दी हैं। और कंडीशन क्या है, फीचर क्या है उसके, पहला तो वो राइटिंग में हो, आपने जो भी शर्तें लिखी हो राइटिंग में लिखी हो, ठीक है, मौखिक नहीं चलेगा, राइटिंग में हो। दूसरा ऑर्डर टू पे, आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ मेरे पैसे दे दो या सर प्लीज़ मेरे पैसे दे दो, नहीं, आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि जब आपके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा जो मैंने बनाया है, ड्रॉअर के राइए, तो आपको पैसा देना ही होगा। ऑर्डर टू पे, ऑर्डर दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ड्रॉई को दिया जा रहा है जिसके पास वो पैसा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑर्डर टू पे, नंबर 2। नंबर 3 अनकंडीशनल, आप उस पर शर्त नहीं लगाएंगे कि जी बारिश पड़ गई तो उसको ऑर्डर दे, वो मतलब पैसा दे देना, ठीक है। अगर मेरे पास नई चप्पल आ गई तो तू उसको पैसा दे देना, नहीं, शर्त नहीं लगाएंगे आप। और मान लो अगर आपने शर्त लगाई भी है तो ऐसी शर्त लगाएंगे जिसका होना सर्टेनिटी, यानी कि कंडीशन पूरी होना तय हो। जैसे आपने कह दिया कि कल को दिन निकलेगा तो मैं पैसा दूंगा, ऑब्वियसली कल को दिन निकलेगा, ऐसा तो है नहीं आज भी रात है और कल पूरे दिन रात रहेगी, नहीं, दिन निकलेगा ही निकलेगा कल, ठीक है, सुबह होगी। तो ऐसी शर्त आप लगा सकते हैं जिसका तय होना निश्चित है, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। ये हो गया नंबर 3, लिखा हुआ है मैंने। नंबर 4 साइंड, किसके साइन हो उस पर, बिल ऑफ एक्सचेंज पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉअर के साइन होने चाहिए जो बना रहा है उसको। नंबर 5 सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी कि क्या
किस चीज़ की सर्टेनिटी, यानी कि निश्चयता होनी चाहिए। किस चीज़ की निश्चयता? क्लियर कट पता हो आपको। क्लियर कट क्या पता हो आपको? क्लियर कट पता हो आपको कि क्लियर कट पता हो, क्या पता हो आपको? ड्रॉअर कौन है जिसने वो बनाया है, वो कौन है? ड्रॉई कौन है जिससे पैसा लिया जाना है, वो कौन है? और पेई कौन है, यानी कि जिसको वो पैसा मिल रहा है वो कौन है? और कितनी अमाउंट मिल रही है, यानी कि 5,000। तो जो कंडीशन मैं आपको बता रहा था वो ये है कि ड्रॉअर कौन है, यानी कि बनाने वाला कौन है उसका पता हो, ड्रॉई का भी पता हो जो पैसा देगा, और पेई का पता हो जिसको पैसा मिल रहा हो, और कितनी अमाउंट है वो भी पता हो। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये दे दूंगा या 10 या 12,000 रुपये दे दूंगा, 10 या 12 नहीं, 10 दोगे या 12 दोगे, एक फिक्स अमाउंट बताओ। पेई कौन है जिसको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं थर्ड पर्सन को दे दूंगा, A B C किसी को भी दे दूंगा, नहीं, जो देगा स्पेसिफिक नाम बताओ, जो देने वाला है पैसा स्पेसिफिक नाम बताओ, जिसने बनाया है स्पेसिफिक नाम बताओ। ठीक है, क्लियर कट पता होना चाहिए आपको। तो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझाया, 3 पार्टीज़ होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्यों होती है वो बताया, क्योंकि बनाने वाला अलग है, पैसा देने वाला अलग है, और जिसको पैसा मिल रहा है उसमें अलग है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं है, उसमें 2 ही पार्टी हैं, ये बताया मैंने आपको। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन सा कागज़ का टुकड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, उसकी शर्तें बताएं। ये शर्त अगर उस कागज़ के टुकड़े पे हैं तो ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे चलेंगे। इसके बाद आता है चेक। चेक बिल्कुल सिमिलर है बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसे। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया, समझ लीजिए चेक भी समझ में आ गया। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, कुछ अगर इसमें छूट जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो आज हमने इसमें समझा बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। मिलते हैं अगली वीडियो में, अलविदा।